दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के उन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो हमारे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी प्री में पूछे गए हों, मेंस में पूछे गए हों, सीडीपीओ में पूछे गए हों, बिहार पुलिस में पूछे गए हों या टीआरई 1, 2 और 3 में पूछे गए हों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो 2025 की नई बुक है, ये हमारी उससे जो है प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। अगर आपने हमारे इस सीरीज़ की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो हमारे साइंस की क्लासेज हैं उनको भी देख सकते हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहां से हमारे डेली क्लास की पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट अपडेट टीआरई 4 के बारे में और क्लास की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। मैं आप सभी से आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो को आप तक पहुंचाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और किसी अदर टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों सेशन का कि जो हमारा वुड का जो 1854 का प्रेषण है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। तो ये जो दोनों हैं वो 1854 के वुड डिस्पैच की, ये दोनों बातें ही सही हैं, इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा दोस्तों, विकल्प डी वो हमारा जो है सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जो हमारा वुड की अध्यक्षता में जो गठित समिति थी उसने 1854 में भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना तैयार की जिसे भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। अगर देखिए आपसे कभी पूछ ले कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है तो 1854 का जो वुड डिस्पैच था उसे कहा जाता है या वुड का जो घोषणा पत्र था उसे कहा जाता है। अब इसमें सिफारिश क्या क्या हुई थी तो उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेज़ी और देसी भाषा की भी सिफारिश की गई थी और इसके साथ ही जो महिला की व्यावसायिक शिक्षा है उस पर भी ध्यान देने की बात की गई थी। महिला और व्यवसाय शिक्षा प्रांतों में शिक्षा विभाग के गठन की सिफारिश की गई थी और इसके तहत ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी तो 1857 में। देखिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा तो 1854 में जो वुड का घोषणा पत्र था उसी की अनुशंसा पर की गई थी। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर प्रसिद्ध मिंट अपना जो है वो कब जारी किया था। तो मैकाले ने जो है वो जो 2 फरवरी 1835 को उन्होंने अपना मिंट जारी किया था, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर छिड़े प्राच्य और पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न और जो एंशियंट था उसको दूर करने के लिए विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल में एक विधि सदस्य मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया, जिसका कार्य था कि भाषा संबंधी विवाद पर अपना निर्णय प्रस्तुत करना। मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा करते हुए 2 फरवरी 1835 को अपना स्मरणार्थ या मिंट प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना की गई और मैकाले द्वारा प्रस्तुत जो मिंट्स में गवर्नर जनरल बेंटिक ने जो है वो कब स्वीकार कर लिया था तो 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम क्या कर दिया था, अंग्रेजी कर दिया था। देखिए, हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। ये बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है। तो जो हमारा 1835 का मैकाले का मिंट्स था दोस्तों, इसने जो है वो आधुनिक शिक्षा की नींव रखी और हायर शिक्षा के लिए या हायर एजुकेशन के लिए इसने अंग्रेजी की वकालत की। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय या भारत कह रहा हूँ
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1916 में हुई थी। किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने, याद रखिएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। अब ये 2 सदस्य कौन कौन से थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ये जो आपका सवाल है वो छाछोटे बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए, ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। तो थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था और इन्होंने क्या किया था कि सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति जो गुरुदास बनर्जी थे, इनकी अध्यक्षता में जो है वो एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी किया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया गया? तो जो हमारा 1904 है दोस्तों, 1904 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है वो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, या जिसको हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट कहते हैं, वो पारित किया गया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है, देखिए ये जो बीपीएससी टीचर 9वीं 10वीं में पूछा गया है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसमें क्या थे? इसमें डेविड हेयर जो है वो प्रमुख थे, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा राधाकांत देव और डेविड हेयर और दीवान वैद्यनाथ मुखर्जी ने की थी। राजा राम मोहन राय भी इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो किस लिए की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की गई थी दोस्तों? कि जो सिविल सेवक थे उनको भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए 1800 ईस्वी में जो सिविल सेवक थे उनको भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। देखिए, कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर वेलीजली के द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई और इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। हमारा अगला सवाल है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1906 को हुई थी। 15 अगस्त 1906 को किसने किया था? तो आगे हम देखते हैं कि किसने किया था। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी व अन्य के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की थी? तो सतीश चंद्र मुखर्जी ने की थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन नहीं था? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये तो था, ये सही हो जाएगा। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। देखिए, शुरुआत में जो था वो कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना नहीं था, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है ये हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा जो है वो सही विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, सी जो है वो सही हो जाएगा।
क्योंकि गलत ही पूछा था इसलिए सही हो जाएगा हमारा जो गलत है इसमें। हमारा अगला सवाल है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है वो 1917 में नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करें तो सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था और वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर जो आपके लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष में क्या हुआ, आयोग नियुक्त हुआ। यह आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी। तो जो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल हैं, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, इनके द्वारा जो है वो 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो इसका जो शिलान्यास किया था वो महात्मा गांधी ने किया था और ये अभी आपका ताज़ा ही क्वेश्चन है, BPSC 9वीं 10वीं के एग्ज़ाम में 2023 में पूछा गया है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अगर हम बात करें तो 1784 में जो है वो सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई और इसका काम क्या था, तो जो महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना इनका काम था। देखिए, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। अब देखिए इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो आप सभी को पता है कि ये लाया कौन था, तो लिटन लाया था, लेकिन रद्द किसने किया था, तो रिपन ने रद्द किया था। ऐसा कहा जाता है कि जो लॉर्ड रिपन था उसका जो दिल था वो भारतीयों के लिए धड़कता था, उसने बहुत से अच्छे काम किए थे भारतीयों के लिए, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। तो जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, जिसने क्या है कि भारतीय भाषाओं में जो प्रेस हमारे या जो पंपलेट या अखबार या पत्रिका जो छप रही थी उनको इसने क्या कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये कौन लाया था, तो लॉर्ड लिटन लाया था और रद्द किसने किया, तो रिपन ने। इसलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। कब आया था, तो ये 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। तो इसमें देखिए वो आधुनिक शिक्षा से संबंधित था, हमने सबसे पहले ही वही क्वेश्चन किया है, और भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से भी रिलेटेड था। तो हमारे दो ऑप्शन क्योंकि सही हो जाते हैं, इसीलिए हमारा जो विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। ये भी आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों ताज़ा है, BPSC TRE 3 जो जुलाई 2024 में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाओं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर जो है वो गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। अब ये कब आया था ये आपको बताना है। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो BPSC TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो ये एक्ट आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे क्या कहते थे, गैंगिंग एक्ट भी कहते थे, ये हमारा 1878 में आया था और 1882 में जो है वो रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो ये हमारा जो विकल्प दिया गया है ये हमारा सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ये भी हमारा सही है। और इस अधिनियम के जो है वो लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, तो हमारा ये भी सही है। इसीलिए जो हमारा विकल्प ए है 1, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका क्या है, इसके जो संस्थापक या स्थापना किसने की थी। तो शिशिर कुमार घोष ने जो है वो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अब देखिए ये एक ऐसी पत्रिका है
जो क्या है कि जब आप लिटन ने 1878 में क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाके जो भारतीय भाषा में छप रहे अखबार थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसने क्या किया, रातों रात ही इन्होंने अपना लैंग्वेज ही बदल दिया, इन्होंने इंग्लिश में छापना शुरू कर दिया। तो आपसे पूछ सकता है कि क्या है कि ऐसी कौन सी पत्रिका थी जिसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के आ जाने से रातों रात अपने लैंग्वेज को बदल दिया था, इंग्लिश में कर दिया था। तो वो हमारा अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगी। और इसके संपादक कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष थे। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना क्या है, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कोलकाता में प्रारंभ की। ये क्या है, प्रारंभ में बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम या जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं, उसके लिए इन्होंने रातों रात क्या कर दिया, अंग्रेजी भाषा में अपना रूपांतरण कर दिया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछी जा सकती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो उदारवादियों की नीति का जो प्रचारक था दोस्तों, वो हमारा क्या था, लीडर। लीडर जो था हमारा विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब लीडर का जो संपादक था वो कौन था या किसके द्वारा ये निकाला जाता था, तो इसके जो संपादक थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। अगर हम बात करें तो फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी और यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाला जाता था और वह उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से जो है उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। तो देखिए, द हिंदू, द बंगाली और द महारत्था, ये जो हैं वो आपके राष्ट्रवादी हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो कोई राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, ना कि राष्ट्रवादी। द हिंदू, बंगाली और मराठा जो या महारत्था जो है वो प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। हमारा अगला जो सवाल है वो भी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आप सभी को पता होगा कि सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1784 में। देखिए, फिर से क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ लिया गया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1784 में बनी थी उसका आरंभ किसने किया था। इस बार स्कूल टीचर में 7/12/2023 को पूछा गया। तो ये हमारा विलियम जोन्स थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जो आपको सवाल करा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के PDF भी ले लीजिए। अगर आप वीडियो देख लेंगे फिर PDF से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो प्रश्न हैं वो लंबे समय तक याद रहेंगे। और मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारा जो अगला सवाल है वो है मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए थे। तो जो पुर्तगाल मिशनरी थे वो हमारा जो मुद्रण या जिसको प्रिंटिंग बोलते हैं वो सबसे पहले लेके आए थे। ये जो हमारा सवाल है वो 2005 BPSC CDPO में पूछा गया है। हमारा जो अगला सवाल है वो है राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। तो जो इंडियन नेशन है, द इंडियन नेशन जो है उसका जो प्रकाशन है वो 1931 में प्रारंभ हुआ। ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो बिहार की राजधानी पटना से ये प्रकाशित होता था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये स्कूल टीचर और हेडमास्टर में भी पूछा गया है। तो अगली बार पूछ ले कि कहाँ से प्रकाशित होता था, तो बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित होता था ये। और कब प्रकाशित हुआ पहली बार, तो 1931 में। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब लाए गए। तो पहले 1835 में लाया गया, फिर 1867 में लाया गया, फिर 1878 में लाया गया और फिर 1908 में लाया गया। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि 1835 में प्रेस एक्ट आया और फिर प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 में आया, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका 1878 में आया और उसके बाद जो है वो आपका 1908 में लॉर्ड मिंटो ने एक अतिरिक्त प्रेस नियंत्रण एक्ट पारित किया। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा कुछ जो है कि मीडिया को नियंत्रित करने के लिए
इतनी बार जो है आपका अधिनियम पारित किए गए। कब कब? 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। अब देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने प्रकाशित किया? तो इसका जो है वो तारकनाथ दास जी ने किया था फ्री हिंदुस्तान को। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है वो तारकनाथ दास ने शुरू किया था। देखिए क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई है? तो आपको बताना है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई है। देखिए जो यंग इंडिया है, यंग इंडिया किसकी है? आप सभी को बताना पड़ेगा कि यंग इंडिया किसकी है। तो यंग इंडिया किसकी है मैं बता देता हूँ, महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी की। अब देखिए महात्मा गांधी क्रांतिकारी नहीं थे, वो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे लोगों को। तो आप खुद सोचिए कि इनकी जो ये पत्रिका है वो क्रांतिकारी गतिविधियों से कैसे जुड़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन जो है वो पटना से होता था? तो द इंडियन नेशन जो है उसका जो प्रकाशन है वो पटना से होता था और वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने इसकी स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है कि बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो जो बहिष्कृत भारत नाम का जो जर्नल था या न्यूज़पेपर था वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। इसलिए जो हमारा विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो जो अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका थी वो अल हिलाल थी। कौन सी? अल हिलाल। और अगर कामरेड की बात की जाए तो ये मोहम्मद अली की थी। किसकी? मोहम्मद अली की। कि नीचे दिए गए जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र हैं जैसे हिंदू या केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक, इनके जो संपादक हैं उनके नामों का सही क्रम आपको देखना है। तो अगर हम बात करें तो द हिंदू न्यूज़पेपर किसका था? तो द हिंदू था जी सुब्रमण्यम अय्यर का। अब देखिए जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है वो आपको सी और डी दोनों ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो हमारा अगला जो है केसरी। अब केसरी आप सभी को पता होगा किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का। केसरी किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। उसके बाद हमारा आता है बंगाली। बंगाली किसका था? तो बंगाली हमारा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक के बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो दिया गया है वो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में। इसीलिए हमारा जो विकल्प है डी हमारा वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो दी हिंदू समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक का है और दी बंगाली जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। हिंदुस्तानी आपका किसका है? तो गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक जो है या रिफॉर्मर जिसको बोलते हैं वो हमारा गोपाल कृष्ण गोखले का है। तो इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक द्वारा प्रारंभ किए गए, या निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार जो हैं वो विलियम बेंटिक के द्वारा प्रारंभ किए गए? देखिए तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया और दास प्रथा का भी उन्मूलन इन्हीं के द्वारा किया गया था। लेकिन धर्म परिवर्तन के कारण जो अयोग्यता है ये इनके द्वारा नहीं किया गया था और ठगों के जो संगठित गिरोहों का दमन है ये भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इस हिसाब से हमारा जो 1, 2 और 4 है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। और 1, 2, 4 हमारा कौन से विकल्प में है? तो सी। इसीलिए सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें तो 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का ये गवर्नर बने और 1829 में ही इन्होंने क्या किया कि सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। और विलियम बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 आया। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान है और बेंटिक ने जो है वो ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उनका दमन करने का प्रयास किया। इसीलिए जो हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए फराजी कौन थे? तो फराजी जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन जो चला था और जो उस आंदोलन का समर्थन करते थे उन्हीं को हम फराजी कहते थे। तो फराजी जो थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अब हाजी शरीयतुल्लाह कौन थे? तो ये फराजी आंदोलन के नेता थे। अगर हम बात करें तो
फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चले गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र जो थे दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई और 1818 से 62 ईस्वी तक इनका जो संघर्ष है वो चलता रहा। बाद में क्या हुआ कि इसके संप्रदाय के अनुयायी जो है वो बहावी दल में सम्मिलित हो गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, हाजी शरीयतुल्लाह ने जो है वो फराजी आंदोलन की शुरुआत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। तो देखिए, बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और उदार रजवाड़े। तो अगर हम बात करें तो जो हमारे बुद्धिजीवी थे इनको आकर्षित किया। उसके बाद जो है हमारा जो नगरीय उच्च जातियाँ थी इनको भी आकर्षित किया था। लेकिन जो हमारा निर्धन लोग थे इनको आकर्षित नहीं कर पाए, और जो उदार रजवाड़े थे इनको भी आकर्षित किया था इन्होंने। इसीलिए जो हमारा विकल्प होगा वो हमारा 1, 2 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए 1 और 2, 4 कहाँ दिख रहा है, तो 1, 2, 4 हमारा डी विकल्प में दिख रहा है। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता को कहा जाता है वो दयानंद सरस्वती को कहा जाता, दयानंद सरस्वती कह रहा हूँ, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहते हैं, और अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इनके कई नाम हैं। जैसे कौन कौन से, तो अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और नव भारत का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता है। तो ये सब उपाधियाँ इन्हीं की हैं, याद रखिएगा। देखिए, नव भारत का पैगंबर किसे कहते हैं, तो ये आपके टीचिंग एग्ज़ाम में पूछ लिया गया। 11वीं 12वीं क्लास के टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा गया आपका कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। तो आप सभी को मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो राजा राम मोहन राय हैं इन्हीं को हम नव भारत का पैगंबर कहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक जो थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, वो थे राजा राम मोहन रॉय। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1828 में हुई थी, लेकिन 1828 जो है वो विकल्प में दिया नहीं गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में। अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की। तो मैंने आप सभी को बताया कि 1828 में जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अब देखिए 1828 यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए जो हमारा विकल्प सी है वो हमारा सही हो जाएगा। ये जो सवाल है वो हमारा 41वीं बीपीएससी का है। तो हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको वो बीपीएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे देखिए हमारा अगला सवाल है जो 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया, या सती प्रथा को जो है वो गैर कानूनी किसने घोषित किया। तो जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर जो है वो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। इसीलिए जो हमारा विकल्प बी है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 1829 में नियम 17 के द्वारा, किसके द्वारा, नियम 17 के द्वारा, याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है, नियम 17 के द्वारा क्या है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल में लागू हुआ, परंतु 1830 में इसे मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया है कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायुनी आंदोलन किसने चलाया था। तो जो
जौनपुर के करामत अली थे, जौनपुर के करामत अली। इन्होंने जो है वो ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया था। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको बताना है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है वो 1909 में हुई थी। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर, पूर्व प्रांतीय स्तर पर, देखिए पहले जो है वो पूर्व प्रांतीय स्तर पर हुई थी। महासभा जो स्थापित की गई थी वो सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की थी। पंजाब के बाद बंगाल और संयुक्त प्रांत में हिंदू सभा की स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1915 में हुई। ये भी याद रखिएगा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे पूछेगा तो 1915 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान। हमारा जो अगला सवाल है वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया है कि वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। तो बिहार में जो वर्ष 1928 है उसमें जो रविदास सभा का गठन जो किया था वो थे जगजीवन राम। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1928 में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आप सभी को पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है, आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग, ए विकल्प जो हमारा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो आप सभी को मैंने थोड़ी देर पहले अभी ऊपर बताया कि आत्माराम पांडुरंग ने जो है वो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो आप सभी को पता होगा कि जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो हमारे थे वो स्वामी विवेकानंद थे। हमारा अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या स्थापित किया गया था? तो आप सभी को पता होगा, आर्य समाज। अब देखिए, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना समाज। तो ये सब आप लोग ज़रूर याद करके रखिएगा, इनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर बार ही पूछा जाता है रिपीट करके। तो जितने भी समाज हैं वो आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो आप सभी को पता होगा कि 1875 में जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। फिर से देखिए, वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर केवल क्या कह रहा है, लैंग्वेज बदल रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। 65वीं बीपीएससी और 66वीं बीपीएससी में आया हुआ है दयानंद सरस्वती। देखिए, पहले बीपीसीडीपीओ 2005 में पूछा गया और फिर 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया, और इसके पहले जो है वो 43वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर, ये आपको देखने से पता चल रहा होगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी वो ज्योतिबा फुले ने की थी। इसलिए हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। 63वीं बीपीएससी में पूछा गया और फिर 65वीं बीपीएससी में पूछा जा रहा है। तो आपके जो ज्योतिबा फुले थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावेट्स्की ने की थी। तो आप लोग समझिए कि ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा और याद रखिएगा। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला, नाम क्या था, HP
ब्लावेट्स्की अमेरिकी सैनिक अधिकारी, कर्नल अलकाट और विलियम क्वान जज एवं अन्य के द्वारा कब की गई थी? तो 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कहाँ की गई थी? तो न्यूयॉर्क में की गई थी। देखिए फिर से क्वेश्चन, बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम HP ब्लावेट्स्की ने। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो नारी आंदोलन था वो किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा इन्हीं के प्रेरणा से जो है वो नारी आंदोलन शुरू हुआ था। अगर हम बात करें तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से जो है वो नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत जो है वो कौन थी? तो रमाबाई रानाडे रहीं। देखिए महादेव गोविंद रानाडे जी की पत्नी जो थी श्रीमती रमाबाई, इन्होंने क्या किया था? सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की। यदि विकल्प में अगर देखिए अगर रमाबाई दिया होता तो फिर हम क्या करते? यहाँ पे रमाबाई को सही मानते, लेकिन क्योंकि दिया नहीं गया था इसीलिए जो है हम क्या मानेंगे? ज्योतिबा फुले को। लेकिन देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी उत्तर को जो है वो सही नहीं माना था और प्रश्न को क्या कर दिया था? तारांकित कर दिया था। हमारा अगला सवाल है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदाइसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। अब देखिए आप सभी को पहचानना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो मैंने आप सभी को भी थोड़ी देर पहले ही ये सारी चीज़ें जो है मैंने बताई। तो आप देखिए प्रार्थना समाज किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग हमको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं। अगर हम चारों ऑप्शन देखना चाहें तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं और आपको चारों ऑप्शन दिख जाएंगे। देखिए तो आत्माराम पांडुरंग अभी हमको बी और सी में दिख रहे हैं। और दूसरा हमारा क्या है कि यंग इंडिया। तो यंग इंडिया जो था वो किसका था? तो वो महात्मा गांधी का था। अब यहीं से जो है वो आपने जो है वो तीन के तीनों ऑप्शन जो थे एलिमिनेट कर दिए। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि किसी और विकल्प में दूसरे स्थान पर मोहनदास करमचंद गांधी है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए नाई धोबी बंद एक सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो किसानों के द्वारा जो है वो प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगर हम बात करें तो 1929 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा जब बाबा रामचंद्र ने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु उसे मजबूत और जुझारू बनाया। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि किसके द्वारा मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो नाडार हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो हम देखते हैं। देखिए 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा करने के अधिकार का मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और महार समुदाय के बीच क्या हुआ? दंगा हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो आप सभी को पता होगा कि सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि 1870 में जो है वो यमजी रानाडे या जिनको हम कहते हैं महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 ईस्वी में जो है
वो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। अब देखिए कभी कभी लिख देता है भारत सेवक समाज, तो याद रखिएगा बहुत लोग क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चाहे वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पूछे या भारत सेवक समाज पूछे, आपको गोपाल कृष्ण गोखले जी को याद रखना है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारत सेवक समाज, देखिए फिर से आपसे पूछ लिया ना भारत सेवक समाज। अब जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी रट के गए हैं और थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये इंग्लिश नाम है, वो क्या होता है वहीं पे जो है क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो हमारा जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे उन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। आपको मिलाना है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको हरा हरा करवाया, भारत सेवक समाज किसने किया, तो 2। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने को क्या किया था, तो भारत सेवक समाज का स्थापना किया था। तत्वबोधिनी सभा, तो हमारी जो तत्वबोधिनी सभा थी वो किसके द्वारा, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई थी। और जो हमारा आत्मीय सभा थी, आत्मीय सभा वो हमारा राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसीलिए पहले का दूसरा और दूसरे का पहला मतलब ए का 2 और बी का 2 और सी का 3 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है, आपको फिर से मिलान करना है। आपको मैंने ये सारे समाज लगभग बता दिए हैं, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और विधवा विवाह समाज। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन रॉय ने। रामकृष्ण मिशन तो स्वामी विवेकानंद ने, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो अब अगर आप इससे एलिमिनेट करना चाहें तो देखिए पहले का जो है मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पहले का तीसरा, तो यहाँ हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और जो दूसरे का हमारा है, देखिए रामकृष्ण मिशन का मैंने आपको बताया स्वामी विवेकानंद, तो दूसरा लग रहा है, तो इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय ने। रामकृष्ण मिशन की तो स्वामी विवेकानंद ने। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। और विधवा विवाह समाज जो है वो विष्णु शास्त्री पंडित जी के द्वारा किया गया था। जो है कांग्रेस से जो पूर्ववर्ती हमारी राजनीतिक संस्थाएं थी, कांग्रेस हमारी कब बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 1885 में। उसके पहले भी कुछ संस्थाएं थी, हम उनको देखेंगे अभी। तो हमारा पहला जो सवाल है दोस्तों वो है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि बम्बई प्रेसिडेंसी की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी, तो फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग और बद्रुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। तीनों ने मिलकर किया था। कब किया था, तो 1885 में किया था। ठीक है, तो हमारा जो विकल्प ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये हमारा जो है सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि फिर से देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की। आपका 66वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है और मैंने आपके थोड़ी देर पहले ही बताया कि फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी थे, जो बद्रुद्दीन तैयब थे, वो जो थे इस जो संस्था थी मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। ये तीनों जो है संस्थापक सदस्यों में थे। इसीलिए जो हमारा विकल्प ई होगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ जिसको हम बोलते हैं, उसके संस्थापक कौन थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है वो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नॉर्मली आपको हर जगह इंडियन एसोसिएशन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको भारत संघ दिया गया है तो कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए 1876 में क्या है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसके साथ मिलकर, तो आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर जो है वो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी, तो कलकत्ता में की थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था। तो आप सभी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और आनंद मोहन बोस थे वो इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व कर रहे थे। इसीलिए जो हमारा ई विकल्प होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक जो हमारा ई विकल्प होगा
वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका जो है 65वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो मैंने आप सभी को बताया, तीसरी बार बता रहा हूँ कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। अब क्योंकि आपको ऑप्शन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही दिया गया है, आनंद मोहन बोस नहीं दिया गया है, इसीलिए जो हमारा विकल्प ए होगा वो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प होगा। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी। तो जो हमारा इंडियन एसोसिएशन थी, इंडियन एसोसिएशन, जिसका बाद में क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो सबसे प्रमुख संस्था थी राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से जो है हटा दिया गया था। अब इनको कुछ कारणवश है जो सिविल सेवा से इनको हटा दिया गया था, तो इनको जो है 1874 ईस्वी में सिविल सेवा से जो है वो हटा दिया गया था। अगर हम बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो द्वितीय भारतीय थे, कौन से, जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति जो है वो सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। वहीं मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया था। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले हमारे पहले भारतीय जो थे वो कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब ये जो हमारा सवाल है वो हमारा 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया है 2008 में। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इनमें से जो कोई भी ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जो है ये गलत है। मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, हुई थी तो 1884 में हुई थी, 1884 में हुई थी। इसीलिए जो आपका 1884 ईस्वी है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है। देखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में। किसने किया था, तो वीर राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू तथा एस रामास्वामी मुदलियार ने की थी। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। तो आपको मिलाना है सूची को, इस संस्थाएं और उससे कौन जुड़े थे। तो इंडियन एसोसिएशन से मैंने आप सभी को बताया कि कौन जुड़े थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले का हमारा क्या हो जाएगा, चौथा। उसके बाद मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा जो थी, मैंने आपको तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक सदस्यों में कौन थे, तो वीर राघवाचार्य। तो वीर राघवाचार्य आपको कहाँ दिख रहे हैं, तो 2, तो 4 के बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में दोस्तों जुड़े थे वो कौन थे, तो फिरोज शाह मेहता थे। तो याद रखिएगा फिरोज शाह मेहता। उसके बाद अगर हम बात करें पूना सार्वजनिक सभा की, तो इसके हमारे जो MG रनाडे थे, जिनको हम जस्टिस रनाडे कहते हैं, वो थे। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो दिया गया है दोस्तों वो आपका ए दिया गया है, लेकिन ए सही नहीं होगा। आप देख लीजिए इंडियन एसोसिएशन जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया था, और पूना सार्वजनिक सभा जो है वो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा, और बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी वो फिरोज शाह मेहता के द्वारा, और मद्रास महाजन सभा जो है वो हमारा किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो पी आनंद चार्लू जो थे इनके द्वारा शुरू किया गया था। इसमें कई लोग थे दोस्तों, जैसे पी आनंद चार्लू थे, वीर राघवाचारी थे, और पी सुब्रमण्यम थे, और रामास्वामी मुदलियार थे। तो इसीलिए आपका हमने जो मिलाया था वो वीर राघवाचारी से मिलाया था। हमारा जो अगला सवाल है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था। तो प्रथम अधिवेशन में जो है 72 लोगों ने भाग लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम अधिवेशन हुआ कब था, तो 28 से 30 दिसंबर 1885 को जो है वो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में। और किस जगह पे हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल
संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, आपको पूछी जा सकती हैं, ये सब बार बार पूछी जाती हैं। हमारा अगला जो सवाल है, अब अगर हम बात करें पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। WC बनर्जी थे, जिनको हम क्या कहते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। देखिए, मैंने आपसे अभी से पूछा ही, आपसे कहा ही था कि ये सब इम्पोर्टेंट है, पूछता है, और आपसे पूछ भी लिया। देखिए, BPSC CDPO प्री 2005 में। तो आप सभी को मैंने अभी बताया कि जो बम्बई है, बम्बई में पहला अधिवेशन इसका हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सभी को पता होगा आपको कि 1885 में हुई। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। आप सभी को अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो A.O. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियल ह्यूम, इनको हम कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। कब हुआ था? 1885 में। कहाँ हुआ था पहला अधिवेशन? तो बम्बई में। कब हुआ था? तो 28 से 30 दिसंबर 1885 को। और किस जगह पे हुआ था? तो संस्कृत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले अगर पूछा जाए कि पहले जो अधिवेशन था पहला, उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, प्रतिनिधियों ने, तो 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एलन ऑक्टेवियल ह्यूम, जिनको हम A.O. ह्यूम कहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो जो हमारे एलन ऑक्टेवियल ह्यूम थे वो संस्थापक थे, लेकिन ये क्या थे, एक असैनिक जो थे, सेवक थे। इसलिए जो हमारा सही विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। देखिए, बम्बई में हुआ था, आप सभी जानते हैं, तो ज़्यादा टाइम मैं इस क्वेश्चन पे नहीं दूंगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने जो है वो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में मुख्यतः जो है तो वो इंडियन एसोसिएशन का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा सही नहीं था। तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच जनसंपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये सही है। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, हमारा ये भी सही है। हम अगले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये हमारा गलत है। जब कांग्रेस का गठन हुआ और उसका जो पहला जब अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या है, शुरुआती टाइम पर जो है वो सामाजिक विषयों पर जो है कांग्रेस का जो मुद्दा था वो सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना नहीं था। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन C है वो गलत है। और अगर हम अगला ऑप्शन देखें तो यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, तो ये भी हमारा सही है। हमारा C जो है वो गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा था, इसीलिए हमारा जो C विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए, महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट, इसीलिए जो हमारा B विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये इन्होंने अध्यक्षता कब की थी, तो 1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद जो है 1925 में जो है वो कानपुर अधिवेशन में जो है उसमें सरोजिनी नायडू ने जो है वो अध्यक्षता की थी, और वो बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला। तो याद रखिएगा, पहली महिला अगर पूछे तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अब मैंने आप सभी को बताया, देखिए यहाँ पर जो आयोग है उसने इसका उत्तर जो है वो A माना था, लेकिन A जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय महिला की बात हो रही है। तो भारतीय महिला जो है वो 1925 में
कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सरोजनी नायडू ने की थी। और 1917 में जो है वो किसने की थी, तो वो एनी बेसेंट ने की थी और वो भारतीय नहीं थी। इसीलिए जो हमारा विकल्प इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ई, वो हमारा सही हो जाएगा। बाद में आयोग ने इसमें सुधार कर दिया था, पहले जो आयोग है उसने इसका उत्तर ए माना था। हमारा अगला सवाल है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो श्रीमती जो सरोजनी नायडू थी, वो जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अब देखिए यहाँ भारतीय शब्द का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है, इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट जो है वो सही उत्तर होगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिमों ने भाग लिया था। तो देखिए अगर पहले अधिवेशन की बात किया जाए तो वहाँ पर जो है वो 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में जो है वो 33 जो थे मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर तीसरे की बात करें तो 81 और चौथे की बात करें तो 221। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। वैसे भी ये सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी, लेकिन आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा तो ही आपको PDF मिलेगी। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय जो थे, मतलब दूसरे जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन से थे, तो रहमतुल्लाह सयानी थे। रहमतुल्लाह सयानी, जिनको हम रहमतुल्लाह यम सयानी कहते हैं, ये दूसरे थे। और बदरुद्दीन तैयब जो थे, बदरुद्दीन तैयब, ये हमारे जो थे ये हमारे पहले अध्यक्ष थे। याद रखिएगा जो बदरुद्दीन तैयब हैं वो हमारे पहले थे और रहमतुल्लाह सयानी जो थे वो दूसरे नंबर के थे। हमारा अगला सवाल है, अगर बात करें कि कब इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो देखिए 28 से 31 दिसंबर 1896 में रहमतुल्लाह सयानी ने जो है कलकत्ता अधिवेशन की जो है वो अध्यक्षता की थी। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो मुस्लिम अध्यक्ष पहले थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। हमारा अगला जो सवाल है, अभी इन्होंने कब किया था, तो मद्रास अधिवेशन 1887 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगर नंबर की बात करें तो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 में गया अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। कौन थे, तो चित्तरंजन दास। देखिए अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो है कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। कौन कौन से, 1912 कहाँ हुआ था, आप सभी को बताना है कि 1912 कहाँ हुआ था। 1922 का हमारा जो हुआ था वो गया में हुआ था। उसके बाद हमारा 1940 में हुआ था बांकीपुर पटना में। अब आप सभी को ये बताना है कि 1912 का अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था, आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगर हम 1912 की बात करें तो यहाँ पे जो है किसने अध्यक्षता की थी, तो आपको बताना है कि 1912 जो था उसका जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था, बिहार में। देखिए थोड़ी सी जो है वो गलती हो गई है। जो 1912 का था वो हमारा कहाँ था, वो हमारा बांकीपुर पटना में था, बांकीपुर पटना में। और 1922 का जो था वो हमारा कहाँ था, वो हमारा गया में था। और 1940 का जो था वो हमारा रामगढ़ में था। अब अगर हम बात करें 1912 के अधिवेशन की, 1912 का जो बांकीपुर में था उसकी अध्यक्षता जो की थी वो RN मुधोलकर ने की थी, RN मुधोलकर ने की थी। और 1922 का जो था गया का उसके CR दास ने की थी, उसकी अध्यक्षता जो थी वो CR दास ने की थी। अब 1940 का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, रामगढ़ अधिवेशन की, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। हमारा अगला सवाल है जो वो है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की
अध्यक्षता की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एकमात्र अधिवेशन 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। याद रखिएगा, क्योंकि एकमात्र अधिवेशन है जिसकी जो अध्यक्षता है वो महात्मा गांधी ने की थी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला जो सवाल है वो है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बहुत ही सुप्रसिद्ध नारा है, आप सभी को पता होगा कि ये किसने दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। हमारा अगला सवाल है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस अधिवेशन में दिया था, तो 1916 में लखनऊ के जो कांग्रेस अधिवेशन था, लखनऊ कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, उसमें जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। देखिए, फिर से आपसे पूछा जा रहा है, पहली आपका 42वीं बीपीएससी में पूछा गया, फिर 46वीं बीपीएससी में भी पूछा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये हमारा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो फिर से वही रिपीट कर दिया गया 53वीं और 55वीं बीपीएससी में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो हमारा बांकीपुर पटना में हुआ था, बांकीपुर पटना में। इसलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जो 27वां है वो कब हुआ था? 1912 में। और कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आर्यन मुधोलकर। बिहार में कितने सेशन हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो 3। पहला कहाँ? 1912, फिर 22 और 40। 1912 वाला कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में। और 1922 वाला गया में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। और 1940 वाला जो रामगढ़ अधिवेशन था, आप सभी को मैंने कहा है बताने के लिए कमेंट में, वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि जो रामगढ़ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो है वो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और लगातार फिर ये 6 साल तक, जो 1946 तक का है, ये जो है कांग्रेस के सदस्य रहे थे। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो अबुल कलाम आज़ाद थे। हमारा जो अगला सवाल है देखते हैं क्या है। हमारा अगला सवाल है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, आपका बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया है, मैंने आपसे कहा था इम्पॉर्टेंट है। तो आर्यन मुधोलकर जो थे वो बांकीपुर पटना का जो 1912 का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1912 पटना अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब सभी को मैंने बताया कि आर्यन मुधोलकर जी जो थे वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा वाल के सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए, यह किसने कहा था? तो ये जो है हमारे लाला लाजपत राय जो हैं, उन्होंने कहा था कि सुरक्षा वाल के सिद्धांत के अनुसार जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ है, जिससे जो है थोड़ा थोड़ा गुस्सा जो है वो भारतीयों का बाहर निकलता रहे और एक बड़ा विद्रोह ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस ना तो आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा और योजनाबद्ध तरीके किया गया? तो हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि मैं इसके शांतिप्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है दोस्तों, और आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि यह किसने कहा था। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसके मरने में सहयोग करूं? देखिए, आपसे फिर से पूछ लिया गया बीपीएससी स्कूल टीचर में, तो कर्जन ने जो है वो ऐसी बातें कही थी। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि रजनी पाम दत्ता ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। इन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में यह कहा था? तो इन्होंने जो है
वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ऐसा बोला था। हमारा अगला सवाल है कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिन का तमाशा कहा था। तो जो अश्विनी कुमार दत्त थे, इन्होंने जो है वो अमरावती अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहा था। कहने का मतलब ये था कि पहले जो है वो लगातार अधिवेशन बहुत ही कम होते थे और कांग्रेस जो है वो बहुत सारे मुद्दों पे सवाल नहीं उठा रही थी, इसलिए जो है इन्होंने जो इनका 3 दिन का अधिवेशन चलता था कांग्रेस का, तो अश्विनी कुमार दत्त ने ऐसा कहा था कि ये 3 दिनों का तमाशा है जो कांग्रेस करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई। अब इनमें से किसके द्वारा, क्या रीज़न था जिसके द्वारा कांग्रेस में विभाजन हो गया था। तो कांग्रेस के आंदोलन की रणनीतियों पर, अब देखिए रणनीति इनकी क्या थी, दया और याचना वाली, मतलब प्रे करो और पिटिशन करो और प्रोटेस्ट करो, मतलब ट्रिपल पी वाली पॉलिसी अपना रहे थे कि पहले प्रार्थना करो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद प्रोटेस्ट करो। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही सभी को पसंद नहीं आ रही थी। कांग्रेस के अंदर ही कुछ गर्म दल के नेता थे जिन्हें हम शॉर्टकट में लाल बाल पाल कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और जो ऐसे कुछ नेता थे जो गर्म दल से रिलेटेड थे, तो ये चीज़ें इनको पसंद नहीं आ रही थी। उसके बाद कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्यों पर, अब कभी कांग्रेस जो है वो स्व शासन की मांग कर रही है, कभी स्वराज की मांग कर रही है, तो इसलिए जो क्या है थोड़ी सी फूट पड़ गई इसके अंदर। उसके अलावा भी जो है कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी जो थी वो भी शुरुआत में काफ़ी कम थी, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है दोस्तों वो हमारा सही हो जाएगा। ये सभी कारण जो थे वो कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। कि न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखा है, ये जो न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड है ये किसने लिखी है। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। क्या, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अभी देखिए ये जो हमारा सवाल है वो अभी ताज़ा सवाल है, 17वीं बीपीएससी 2024 में पूछा गया है। देखिए न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड जो है वो अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। एसे ऑफ द गीता, सिंथेसिस ऑफ द योगा, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, उनकी जो है वो अन्य कृतियाँ हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो मैंने आपको कल ही बताया था, हमारी पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि जो पहला अधिवेशन था उसमें जो है वो 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और जो दूसरा अधिवेशन था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 33। ठीक है, तो आप सभी को याद होगा कि 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे में 81 और चौथे में 221 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसीलिए आपका जो है 33 वाला जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गर्म दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि जो 1907 का जो सूरत का विभाजन हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था कि गर्म दल और नरम दल में जो है कांग्रेस बट गई थी। उसके बाद जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यहाँ पे क्या हुआ था कि गर्म दल और नरम दल में फिर से समझौता हो गया था और दोनों लोग साथ आ गए थे। तो उसमें आपसे पूछ रहा है कि उस जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्षता जो है वो अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिकाचरण मजूमदार ने। और इसी अधिवेशन में दोस्तों जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1918 में जो मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जो थे सप्रू और जयकर और चिंतामणि जो है वो टूट गए, जिन्होंने गठन किया। अब देखिए मोंटफोर्ड सुधार एक आया था, उस पर कांग्रेस ने अपना रुख अपनाया था और उसके कारण जो है तेज बहादुर सप्रू और जो जयकर और चिंतामणि थे वो अलग हो गए थे और उन्होंने किस एक संगठन का निर्माण किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है। तो इसमें जो है वो इंडियन नेशनल लिबरल
फेडरेशन का इन्होंने गठन किया था। ये जो हमारा सवाल है वो 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है। देखिए, अगस्त 1917 में राज्य के सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा में भारत में प्रशासन और स्वशासित संस्थानों के विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया और मॉन्टेग्यू ने इन सुधारों पर कार्य करने के लिए तत्कालीन जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ जो है भारत में संवैधानिक सुधार से एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली। अब देखिए, जिससे क्या कहते हैं, मॉन्टफोर्ड या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं, तो आप लोग मॉन्टफोर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ही है जो हमारा 1919 में आया था। पार्लियामेंट्री सुधार हमारा कब आया था, तो 1909 में आया था। हमारा अगला सवाल है कि 1922 के गया अधिवेशन या गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो बिहार में है कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं। पहला 1912 में बांकीपुर पटना में, और 1922 में गया में, और 1940 में रामगढ़ में। तो 1922 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो है वो चित्तरंजन दास ने की थी, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड अधिवेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चित्तरंजन दास ने की थी, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1922, देखिए फिर से वही 67वीं बीपीएससी में, फिर 65वीं बीपीएससी में आपसे बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब होगा CR दास हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ। आपसे पूछ लिया गया अभी स्कूल टीचर और हेडमास्टर में, तो आप सभी को पता होगा कि कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। जवाब दीजिएगा कि किस कमेटी में अपने, तो कार्यकारिणी कमेटी जो 1937 में बनी थी उसके अंतर्गत इन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई और संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चुंगल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए थे। हमारा जो अगला सवाल है वो है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो आप सभी को पता होगा, अगर आप भूल गए हैं तो मैं बता दूं कि 1938 का जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, हरिपुरा में। और इसके बाद जो 1939 का हुआ था त्रिपुरी में, इन दोनों सेशन में जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता की थी। तो आपको हरिपुरा लिख दिया जाए तो काफ़ी बच्चे जान जाते हैं, लेकिन 1938 जब लिखा जाता है तो थोड़ा सा वो कन्फ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि 1938 और 39 वाली दोनों अधिवेशन में जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता की थी। हमारा अगला सवाल है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। अब देखिए 1939 में दोबारा जो है वो त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ वहाँ पे जो है इनको फिर से चुना गया, लेकिन गांधी जी के जो समर्थित उम्मीदवार थे उनका क्या नाम था, तो पट्टाभी सीतारामैया, वो क्या है हार गए। और उसके बाद थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, जिसके कारण जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने वो इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसीलिए जो ए विकल्प है हमारा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि 1888 में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बड़ा योगदान दिया या बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। तो जो दरभंगा के राजा थे, अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये दरभंगा के राजा से, और दरभंगा कहाँ है, बिहार में है, तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दरभंगा के राजा ने जो है वो क्या किया था, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में जो है वो बहुत बहुमूल्य भूमिका अदा की थी। अब आपसे उल्टा पूछ सकता है कि दरभंगा के राजा ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा सहायता की थी, तो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन के लिए। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपना गेस लगाएंगे तो आपको पता है कि कांग्रेस का जो 1940 का अधिवेशन हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था, और उसके बाद जो है वो सीधा 1946 में हुआ था।
तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में। और आपका लॉर्ड वेवल जो प्लान था, वेवल प्लान, वो 1945 में 1945 में आया था। तो आप सभी को पता है कि रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद से जो लगातार 6 साल तक है यही अध्यक्ष रहे थे, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत का विभाजन कब हुआ दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा कि 1947 में 1947 में जो है भारत का विभाजन हुआ था। और उस टाइम पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी जी थे, जे.बी. कृपलानी। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब दिल्ली अधिवेशन 1946 में अधिवेशन हुआ, उसमें किसको चुना गया? तो उसमें जो है जे.बी. कृपलानी को चुना गया। और फिर जब 1947 में अधिवेशन हुआ उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद जी को फिर से जो है वो अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। अब वो कौन थे आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए आपका 46वीं बीपीएससी प्री 2003-04 में पूछा गया सवाल है। तो मैं आप सभी को ऐसे प्रश्न करा रहा हूँ जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है के क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं दोस्तों जो वीडियो को देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप तक वीडियो को पहुंचाने के लिए और क्वेश्चनों का संकलन इकट्ठा करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो इसीलिए जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आपके सामने अधिवेशन दिए गए हैं और वर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जो है पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए थे। तो जो कराची अधिवेशन था 1931 का, उसमें जो है पहली बार जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया था। अगर हम बात करें तो गांधी इरविन समझौता, जो दिल्ली समझौता था, को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित जो है प्रस्ताव रखे थे। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने क्या कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसी अधिवेशन में एक और बात हुई थी, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे? देखिएगा बहुत ही क्या कहते हैं उसको कि बहुत ही दिमाग लगा के बनाया गया क्वेश्चन है ये। अब कुछ लोग सोचते हैं कि क्या हुआ था कि 1938 में तो वो थे हरिपुरा में, लेकिन 1939 में वो त्रिपुरी में क्या थे? नहीं थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। वो दोनों बार जो है वो अध्यक्ष बने थे। हाँ, उन्होंने 1939 में जो है इस्तीफा जरूर दे दिया था, लेकिन अध्यक्ष वो बने थे, उन्होंने अध्यक्षता करी थी। इसीलिए जो हमारा यहाँ पे विकल्प सही होगा वो हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 1938 और 1939 दोनों में जो है अध्यक्षता की थी। और ये हमारा सीधा क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? क्या लिखा? कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। कांग्रेस के बारे में किस अखबार ने ये चीज़ें लिखी थी? तो द इंडियन मिरर अखबार था, उसने ऐसा लिखा था कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है कांग्रेस और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। ये देखिए ताज़ा क्वेश्चन आपका 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। देखिए पहला क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो आप सभी को पता है कि इसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो किस क्षेत्र से आते थे? तो आप सभी को पता होगा कि जो नरमपंथी नेता थे तो वो शहरी क्षेत्र से आते थे। कौन से क्षेत्र से? शहरी क्षेत्र से। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था या उपपंथी नहीं था?
तो जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे वो उदारवादी भावना से जो है प्रेरित थे और उदारवादी खेमे से जुड़े हुए थे, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन कब आया, मतलब जो गर्मपंथी है इनके प्रभाव में कब आया था। तो आप सभी को पता है कि 1906 के बाद से जो है 1907 में क्या हुआ था कि जो है वो सूरत स्प्लिट हो गई थी, और उसके बाद ही क्या हुआ था कि ये ज़्यादा प्रभावित किया था गर्म दल ने, क्योंकि 1906 से ही जो है वो तकरार शुरू हो गई थी। देखिए अगर हम बात करें तो वर्ष 1906 के बाद से भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर जो है वो गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व जो है प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया और तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन थे, तो अरविंदो घोष थे, इसीलिए ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो नरम दलीय नहीं हैं, वो गर्म दलीय हैं, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी असहयोग, राजावामबद्ध आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन, अविधेयक। तो देखिए ये क्या करते थे कि राजावामबद्ध आंदोलन करते थे, मतलब प्रे करते थे और याचिका करते थे और प्रोटेस्ट करते थे, तो इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धतियाँ जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल एगिगेशन थी। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या है कि हम कानून के भीतर रह के ही जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे और प्रे करेंगे, इसीलिए जो है कि जो गर्म दल था वो इनसे गुस्सा रहता था। हमारा अगला सवाल है कि शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर हैं। तो शेरे पंजाब जो है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे वो कब से। ठीक है, कब से जाने लगे वो लोकमान्य तिलक के। देखिए वो जब एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, या उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो देखिए इसमें एक कारण नहीं है, इसमें कई कारण हैं, इसीलिए हमारा जो उपयुक्त में से एक से अधिक है वो हमारा सही हो जाएगा। वो शिक्षक भी थे, लोकप्रिय अखबार भी शुरू किया था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने रैंड मर्डर केस में अभियुक्त भी बनाया गया था उनको। उसके बाद उन्होंने जो है शिवाजी और गणपति उत्सव भी शुरू किया था। तो अनेक अच्छे कार्य किए थे उन्होंने, जिसकी वजह से इन्हें जो है वो लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो बाल गंगाधर तिलक को जो जेल हुई थी 1908 में वो क्या है, 6 साल की जेल हुई थी। अब देखिए अब जेल क्यों हुई थी, तो इनका जो एक न्यूज़ पेपर आता था केसरी को जो इन्होंने कुछ लेख उसमें लिखे थे, और उसके वजह से इन्हें क्या हुआ था, राजद्रोह का मुकदमा लगा के इनको 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। देखिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर क्या हुआ, राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इनको 6 वर्ष के लिए की सज़ा दी गई थी और मांडले जेल म्यांमार भेज दिया गया था। देखिए हमारा अगला टॉपिक है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। हमारा अगला सवाल है कि किस वर्ष वी.डी. सावरकर जो है वो हिंदू महासभा या हिंदू महासंघ के सदस्य निर्वाचित हुए। तो देखिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब देखिए इनमें से थोड़ा क्या है कि हम कह सकते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो 1937 से और 1942 तक का जो है वो जो वी.डी. सावरकर थे वो हिंदू महासंघ के अध्यक्ष थे, और जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा विकल्प ई जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। अब इन्होंने जो है अभिनव भारत नामक संस्था की भी स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1904 में
रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। तो जो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी उसका जो गठन किया था वो विनायक दामोदर सावरकर ने या वीडी सावरकर ने किया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि अभिनव भारत से संबंधित कौन थे। तो अभिनव भारत से अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि वीडी सावरकर ने पहले मित्र मेला संगठन बनाया था और मित्र मेला ही आगे चल के जो है वो अभिनव भारत बना था। देखिए स्थापना कब हुई थी, 1904 में। पहले ये मित्र मेला बना था और उसके बाद क्या है, अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए। तो वीडी सावरकर ने जो है वो अभिनव भारत बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था। तो 1908 में जो है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन उसमें कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी जो थी वो गलती से उनकी डेथ हो गई थी। तो 1908 में अब देखिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और जो खुदीराम बोस थे उनको पकड़कर फांसी दे दी गई थी। देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गए और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला सवाल है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि कहाँ पे किया था, तो मुजफ्फरपुर में किया था। इसलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से ककोरी कांड से कौन नहीं सम्मिलित था, या ककोरी कांड में सम्मिलित नहीं था या संबंधित नहीं था। तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खां जो थे ये काकोरी कांड से संबंधित थे, लेकिन जो सूर्यसेन थे वो हमारे किससे हैं, तो चटगांव आर्मरी रेड से इन्होंने छापा मार के चटगांव का जो शस्त्रागार था वो लूट लिया था। तो ये वहाँ से संबंधित है, इसीलिए जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये जो है उत्तराखंड PCS 2016 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे या थी। तो देखिए आपका लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, ये सभी जो थे वो जिम्मरमैन योजना से संबंधित थे। इसीलिए जो हमारा विकल्प है डी विकल्प उपयुक्त में से एक से अधिक वो सही हो जाएगा, या उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 5 ऑप्शन देता है BPSC और हमेशा मुंह से उपयुक्त में से एक से अधिक ही निकलता है। माफ़ करिएगा दोस्तों, जो हमारा विकल्प डी होगा उपयुक्त सभी वो हमारा सही हो जाएगा। अब अगर बात की जाए जिम्मरमैन योजना की, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मंगाने की योजना जो है वो विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्मरमैन योजना का नाम दिया गया। इसमें कौन कौन थे, तो लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने मिलकर